ख़वातीन व हज़रात, मेहरबान क़दरदान, मैं अन्नू कपूर आप सबका एहतराम करता हूँ। खुशामदीद उस महफ़िल में जिस महफ़िल का नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। जनाब मन, आज बात करेंगे हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग में से उस स्वर्णिम वर्ष की जिस वर्ष भारत के संविधान के निर्माता श्रद्धेय भीमराव अंबेडकर ने अपने 3,85,000 फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था और इसी साल वो परब्रह्म में लीन भी हो गए थे। ये वही स्वर्णिम वर्ष था जब हिंदी सिनेमा में आमद हुई बेहतरीन अदाकारा वहीदा रहमान की फिल्म CID के साथ। इसी साल नरगिस और राज कपूर की जोड़ी आखिरी बार एक साथ पर्दे पर दिखी फिल्म चोरी चोरी में, और ये सुनहरा साल था, ईयर ऑफ 1956। आज हम चर्चा करेंगे साल 1956 में आई फिल्मों की और उनसे जुड़े गीतों की, किस्से कहानियों की। तो करते हैं आगाज सुहाना सफर विद अन्नू कपूर का। ईयर ऑफ 1956, साल 1956। बात करेंगे फिल्म चोरी चोरी की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनंत ठाकुर ने, प्रोड्यूस्ड बाय LB लक्ष्मण, और फिल्म की कहानी लिखी आगा जानी काश्मीरी ने। चोरी चोरी ये एक अंग्रेजी फिल्म का रीमेक थी, इट हैपेंड वन नाइट, जिसके ऊपर बाद में पूजा भट्ट के साथ भी एक फिल्म बनी थी, आमिर खान, दिल है के मानता नहीं। चोरी चोरी का म्यूजिक शंकर जैक्सन ने दिया था और गीत लिखे थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने। इस फिल्म के कलाकार थे भगवान दादा, प्राण, मुखरी साहब, जॉनी वॉकर और RK की वही सुपर हिट जोड़ी नरगिस और राज कपूर। ये फिल्म राज कपूर और नरगिस की जोड़ी की आखिरी फिल्म भी थी। बहुत सी फिल्मों में हमने देखा है कि राज कपूर के अभिनय में दुनिया के एक बहुत महान अभिनेता की झलक देखने को मिलती है। राज कपूर के जेस्चर, उनकी वॉक, पोस्चर्स, इन सब में बहुत गहरा प्रभाव रहा है। जी आप बता सकते हैं? चार्ली चैपलिन। मेरा जूता है जापानी में वो उसी तरह से चल रहा है। बहुत सारी जगह के ऊपर इन सारी फिल्मों के अंदर बहुत गहरा इन्फ्लुएंस, कैरेक्टराइजेशन को अपना लिया था। जो चार्ली चैपलिन का जो ट्रैम्प का कैरेक्टर है, बहुत बड़े फैन थे राज कपूर चार्ली चैपलिन के, और बहुत ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह से एक बार चार्ली चैपलिन से मिले। इत्तेफाक से ये पॉसिबल हो गया जब राज कपूर अपने दोस्त देवानंद के साथ स्विट्जरलैंड के एक शहर, मॉन्ट्रो उस शहर का नाम है, वहां चार्ली चैपलिन से मिलने पहुंचे। देव साहब ने अपनी किताब में इस एक्सपीरियंस को बयान करते हुए बताया है कि जब वो दोनों चैपलिन के घर पहुंचे, वो उनके सामने आए तो उन्होंने अपने दोस्त राज की आंखों में एक अद्भुत सी चमक पाई। आंखें जैसे रोशन हो गई हो राज कपूर की, जैसे उनका गॉड उनके सामने खड़ा हो। चैपलिन की बातों में पूरी तरह से खो गए थे। तीनों आपस में बातें करने लगे। जिस घर में चैपलिन रहते थे उस घर के बैकयार्ड में, वैसे वो मॉन्ट्रो के पास वीवी के अंदर भी जाके रहे। वीवी करके एक छोटा सा शहर है मॉन्ट्रो के पास। स्विट्जरलैंड का ये शहर मॉन्ट्रो लग्जरी पैड माना जाता है फॉर रिच एंड फेमस पीपल। बहुत महंगी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। चैपलिन, देवानंद और राज कपूर के बीच में सिनेमा को लेकर, थिएटर को लेकर, स्टेज प्लेस को लेकर चर्चाओं का सिलसिला ऐसा चला कि पता ही नहीं पड़ा कि समय कब निकला जा रहा है। और स्पॉन्टेनियसली चैपलिन की बातें सुनते हुए राज कपूर सोफे से उठकर चैपलिन के कदमों में बैठ गए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे मुल्क में जब कोई व्यक्ति किसी के चरणों में बैठता है तो वो गुरु और शिष्य वाला मामला, सीन क्रिएट हो जाता है। 3 घंटे गुजर गए, फिर घड़ी पर नजर पड़ी कि भाई चलने का वक्त हो गया है। जब चलने लगे तो चैपलिन उनको गाड़ी तक छोड़ने आए। गाड़ी चल पड़ी और राज कपूर बार बार चैपलिन की तरफ देखे चले जा रहे थे, उस घर की तरफ देखे चले जा रहे थे। और गाड़ी ने जैसे ही टर्न लिया तो
बहुत स्पॉन्टेनियसली दिल की आवाज निकली होगी राज कपूर की, खिड़की से सर बाहर निकाला और जोर से चिल्लाया, हे मैन, यू आर ए जीनियस, वी लव यू। देव साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि लोग राज कपूर के दीवाने थे यहां पर, कम से कम बहुत सारी और कंट्री में, रशियन कंट्री, कम्युनिस्ट ब्लॉक के अंदर रशिया एक कंट्रीज जहां पे लोग राज कपूर के दीवाने थे, लेकिन उस दिन उन्होंने राज कपूर को किसी का दीवाना होते हुए देखा। चार्ली चैपलिन, एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं उन्होंने। 1956 की बात चली है, राज कपूर की बात चली है, फिल्म चोरी चोरी की बात करेंगे एक ऐसी हीरोइन की जिसने अपनी पहली ही फिल्म से ले लिया पंगा एक स्टार डायरेक्टर के साथ, और फाइनली स्टार डायरेक्टर को झुकना पड़ा उसके आगे, न्यू हीरोइन के सामने, न्यू कमर के सामने। ये न्यू कमर हीरोइन कौन थी और ये स्टार डायरेक्टर कौन था, बताऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। जनाब शुरू करें। जानना चाहेंगे वो कौन हीरोइन थी। नया न्यू कमर किसी जायंट के सामने पंगा ले ले, आज के टाइम में तो ऐसा बहुत रेयर लगेगा। बात करेंगे फिल्म सीआईडी की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ग्रेट माइस्ट्रो राज खोसला ने, एंड दिस फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेट जीनियस गुरु दत्त। जोरदार तालियां बजाइए गुरु दत्त। फिल्म की कहानी लिखी थी इंद्रराज आनंद ने और फिल्म का म्यूजिक दिया था ओपी नैयर ने। गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। उस फिल्म के कलाकार थे देवानंद, शकीला, वहीदा रहमान। सीआईडी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर ने मिस्टर मिसेस 55, आर पार और सीआईडी फिल्म इनके साथ की, गुरुदत्त के साथ। मगर इसी फिल्म के दौरान उन्होंने गुरुदत्त के साथ काम करना बंद कर दिया। वजह थी दोनों के गर्म स्वभाव, हॉट टेम्परमेंट, और किसी प्राइस के कुछ चीज को लेकर गर्मा गर्मी हो गई। ओपी नैयर उस वक्त जितना चार्ज बाकी प्रोड्यूसर से करते थे, गुरुदत्त उन्हें वो प्राइस देने को तैयार नहीं थे। इसलिए ओपी नैयर ने गुरुदत्त के साथ काम करना बंद कर दिया। लेकिन बाद में दोनों की सुलह हो गई और नैयर साहब और गुरुदत्त साहब की लास्ट फिल्म जो थी वो आई बहारें फिर भी आएंगी, और फिर से गुरुदत्त और नैयर के साथ को श्रोताओं ने पसंद किया। इसी आई थिंक इस गाने को 2008 की एक फिल्म मुंबई मेरी जान में भी यूज किया था। इस तरह ये है ना, इस फिल्म का एक सुपर हिट गीत, इसका तो रीमिक्स भी उतना ही पॉपुलर हुआ है। तो जनाब अब आप जानना चाह रहे होंगे, मैंने हिंट दे दिया, ये फिल्म सीआईडी थी। ये फिल्म वहीदा रहमान की डेब्यू फिल्म थी, मतलब यहीं से इंट्रोड्यूसिंग वहीदा रहमान। इस फिल्म में वहीदा रहमान ने एक छोटा नेगेटिव किरदार निभाया था। गुरुदत्त ने इन्हें एक तेलुगु फिल्म में देखा था और प्यासा के लिए साइन कर लिया, लेकिन उससे पहले वो सीआईडी बना रहे थे, तो उन्होंने देखने के लिए सीआईडी में छोटा सा नेगेटिव कैरेक्टर वहीदा रहमान को दे दिया। इस फिल्म में वहीदा रहमान को थोड़ा डीप नेक की ड्रेस पहनने को दी गई, थोड़ा सा लो कट जिसे बोलते हैं ना। वहीदा रहमान ने जब ये ड्रेस देखी तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनेंगे। इस पर फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला ने कहा कि नहीं, ये ड्रेस तो यही है, यही ड्रेस पहननी पड़ेगी। दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया। आप वहीदा रहमान की हिम्मत देखिए, कल की आई हुई छोकरी और स्टार डायरेक्टर से झगड़ा कर रही है। और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहीदा रहमान ने ना सिर्फ कपड़े पहनने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि अगर आप जिद करेंगे तो मैं इस फिल्म को ही छोड़ दूंगी और राज खोसला के साथ कभी काम नहीं करूंगी। बात बहुत ज्यादा बढ़ गई, रियली बहुत ज्यादा बढ़ गई। देवानंद बीच में आए और उन्होंने भी राज खोसला को समझाया और वहीदा को भी। उन्होंने कहा कि देखो ऐसी बातें होती हैं, इसके लिए इस तरह से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, मसला शांत हो जाए वो इंपॉर्टेंट है, फिल्में नहीं छोड़ते। कहा उनसे कि भाई तुम्हें ड्रेस में प्रॉब्लम है तो हम ड्रेस चेंज करते हैं और तुम्हें जो उपयुक्त लगे इस हिसाब से वो ड्रेस पहन लो। इस तरह से देव साहब ने बीच बचाव किया। देव साहब की मध्यस्थता के कारण बात सॉल्व हो गई। फाइनली वहीदा रहमान मान गई और सही ढंग की ड्रेस पहन के उन्होंने अपनी पहली फिल्म की।
मगर फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने राज खोसला को साफ कह दिया था कि ये मेरी आपके साथ पहली और आखिरी फिल्म है। तो राज खोसला ने भी कहा, राज खोसला भी कम थोड़े महान डायरेक्टर है भाई, महान, ऐसी बात नहीं है, माइस्ट्रो है। राज खोसला ने भी कहा कि मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ आगे काम करने का। मगर इस हादसे के 10 साल बाद, गौर से सुनिएगा, इस हादसे के इंसिडेंट के 10 साल बाद जब देवानंद ने फिल्म गाइड में वहीदा को साइन किया और उन्हें बताया कि ये फिल्म गाइड राज खोसला डायरेक्ट करने वाले हैं, तो वहीदा रहमान ने देवानंद से कहा कि देव साहब, इस फिल्म में या तो राज खोसला रहेंगे या फिर वहीदा रहमान रहेंगे। तो वापस आते हैं फिल्म सीआईडी पर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राज खोसला ने, लेकिन इसका मुहूर्त शॉट गुरुदत्त ने ही लिया था। और फिल्म की शूटिंग में जब गुरुदत्त इंटरफेयर करने लगे तो राज खोसला ने उनसे साफ कह दिया, दादा इस फिल्म को मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, आपने मुझ पे भरोसा किया है, मुझे बनाने दें, इसलिए आप प्लीज़ डायरेक्शन में इंटरफेयर ना करें। और गुरुदत्त मान गए। जीनियस बॉस का, जीनियस शागिर्द का अगर एग्जाम्पल देना है तो गुरुदत्त और राज खोसला। फिल्म बनी, हिट हुई, सुपर हिट हुई, और गुरुदत्त साहब इतने खुश हो गए कि उन्होंने खुश होके राज खोसला को एक गिफ्ट दी, एक इंपोर्टेड कार। वापस आकर बताऊंगा एस.डी. बर्मन के बारे में, किशोर कुमार के बारे में, इन दोनों की एक फिल्म फंटूश के बारे में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 1956 की एक अहम फिल्म फंटूश, डायरेक्टेड बाय ग्रेट चेतन आनंद, प्रोड्यूस बाय देवानंद। फिल्म का म्यूजिक दिया था सचिन देव बर्मन ने और गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। कलाकार थे देवानंद, शीला रमानी, के.एन. सिंह। जब फंटूश फिल्म के एक गीत को रिकॉर्ड करने की बारी आई, या जब ट्यून बनी और सोचा गया कि कौन गाएगा ये गाना, तो एस.डी. बर्मन के हिसाब से गाना किशोर कुमार को गाना था, लेकिन प्रोड्यूसर अड़ गया कि ये गाना किशोर कुमार नहीं गाएगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये गाना किशोर के मिजाज से थोड़ा हटकर है। जब फंटूश फिल्म के एक रिकॉर्डिंग की बात आई और जब ट्यून बनी और चर्चा होने लगी कि गाना कौन गाएगा, तो देवानंद एज ए प्रोड्यूसर अड़ गए कि किशोर ये गाना नहीं गाएगा। क्यों भाई, क्यों नहीं गाएंगे? ये ट्यून जो है ये किशोर कुमार के मिजाज से हटकर है, ये गाना उसे सूट नहीं करेगा। मस्ती खिलखिलाने वाले गाने किशोर गाता है, ये गाना सूट नहीं करेगा, थोड़ा गंभीर मिजाज का है। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना। जबकि आप ताज्जुब करेंगे, खेमचंद प्रकाश के म्यूजिक में जब पहला ब्रेक किशोर कुमार को मिला था जिद्दी फिल्म में, तो वो जो गाना उन्होंने देवानंद के ऊपर ही पिक्चराइज्ड है, वो गाना मेरे मरने की दुआएं जी क्यों मांगू, मरने की दुआएं क्यों मांगू, और वो बहुत सीरियस गाना है। लेकिन पता नहीं देव साहब को क्या हुआ, उन्होंने कहा ये गाना किशोर नहीं गा सकता, उसके मिजाज का गाना नहीं है, ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, मज़ा नहीं आएगा। और इधर बर्मनदा भी अड़ गए। बर्मनदा ने कहा कि गाना गाएगा तो सिर्फ किशोर ही गाएगा और कोई नहीं गाएगा। देवानंद चुप रह गए और गाना किशोर ने गाया, और गाना इतना बेहतरीन गाया किशोर कुमार ने कि किशोर कुमार ना सिर्फ बर्मन दादा के अपेक्षाओं पे बल्कि देवानंद की उम्मीदों पर भी 100% खरा उतरे। किशोर के ऊपर बहुत भरोसा था एस.डी. बर्मन को। गाइड के अंदर आप देखेंगे सारे गाने रफ़ी साहब के हैं, लेकिन एक गाना किशोर कुमार का है, एक गाना। आप ध्यान रखिएगा, दादा को ये मालूम था किस से कौन सा गाना गवाना है। एस.डी. बर्मन को, एस.डी. बर्मन और किशोर कुमार का अनोखा रिश्ता था, और ये रिश्ता ता जिंदगी कायम रहा। किसी दूसरे की रिकॉर्डिंग में कितनी ही मस्ती, कितनी ही शरारत, कितनी ही नटखटी करें किशोर कुमार, एस.डी. बर्मन के स्टूडियो में बिल्कुल शराफत के साथ जाते थे। एक बार किशोर कुमार अपने किसी रिहर्सल में जा रहे थे, रास्ते में मिल गए दादा। बर्मनदा ने आवाज लगा, ए किशोर कोथाय? कि दादा रिहर्सल में जा रहा हूं।
दादा ने कहा तू रिहर्सल छोड़, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। गाड़ी में जबरदस्ती बिठा लिया और कहने लगे आ सैर को निकलते, चल मेरे साथ। और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 15 नहीं 50 मील तक ले गए गाड़ी में बिठा के, शहर से बाहर ही निकाल दिया। दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत थे। खेत दिखाए, देख कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, चल गाड़ी से बाहर निकल, अब दौड़ लगाते हैं। और किशोर कुमार को दौड़ लगवा दी और साथ साथ खुद भी दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते उन्होंने कहा किशोर सुन, कौन एक गाना गा। और इस तरह एसटी बर्मन ने किशोर कुमार को खेत में भगा भगा कर जिंगल आला की रिहर्सल करवा दी। कमाल का रिश्ता था। एसडी बर्मन कमाल के कैरेक्टर। 6 बजे रिकॉर्डिंग पे जाना, कभी रात के 2 बजे फोन कर देते। हेलो, किशोर कुमार फोन उठाते, नींद में उठ के पूछते हाँ दादा क्या हुआ, सब ठीक तो है? दादा कहते वंडरफुल, किशोर तुम्हारा आवाज वंडरफुल है, और रख दिया फोन। दादा आपने मुझे रात को 2 बजे फोन किया, मुझसे पूछा क्या है? तो दादा बताते थे मैंने रात को ये जानने के लिए फोन किया था कि तेरी आवाज तो ठीक है ना, कहीं दूसरे दिन बहाना नहीं बना दे कि आवाज नहीं चल रही है। बहुत प्यारा रहे पहले से ही जी, क्योंकि एसटी बर्मन को मालूम था ये शरारती जो है। तो ये खूबसूरत रिश्ता था किशोर कुमार और सचिन देव बर्मन का। 1956 की रिलीज्ड एक फिल्म के किस गाने से ग्रेट मन्ना डे इतना घबरा गए कि शहर छोड़कर भाग निकलने की सोचने लगे? कौन सी फिल्म थी, कौन सा गाना था, क्या हुआ, वो सब थोड़ी देर बाद। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 1957 की एक और इम्पॉर्टेंट फिल्म बसंत बहार। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजा नवाथे ने और फिल्म प्रोड्यूस की थी आर चंद्रा ने। स्टोरी बाय राजेंद्र सिंह बेदी, फिल्म का म्यूजिक बाय ग्रेट शंकर जयकिशन और गीत लिखे थे शैलेंद्र जी ने। फिल्म की स्टार कास्ट थी भारत भूषण, निम्मी वगैरह वगैरह। एक दिन शंकर जयकिशन ने मन्ना दा को इन्फॉर्म किया और कहा दादा इस फिल्म में एक कंपटीशन वाला एक गीत कंपोज किया है जिसे आपको गाना है। आपको गाना है हीरो भारत भूषण के लिए, और आपके साथ जो सामने हैं वो हैं पंडित भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी का नाम सुन के मन्ना दा के कान खड़े हो गए। उन्होंने चौंक के पूछा मुझे कंपटीशन करना है? इस पर शंकर जी ने कहा सिर्फ कंपटीशन ही नहीं करना है, बल्कि उस कंपटीशन में भीमसेन जोशी को हराना है, क्योंकि आप उस फिल्म के हीरो की आवाज हैं और फिल्म में हीरो को तो जीतना ही है उस्ताद जी से। मन्ना दा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मन्ना दा ने कहा यह गलत है, मैं किसी भी हिसाब से गायकी में भीमसेन जोशी को हरा ही नहीं सकता और मैं ये गाना नहीं गा पाऊंगा और ना गा सकता हूं। ये कहकर वो सिटिंग रूम से चले गए। लेकिन उन्हें पता था कि शंकर जी मानेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा घबराहट में, सुलू चलो हम 10-15 दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं। ये कौन सा हाल हुआ बसने का? इतने घबरा गए। ये तरीका निकला। बीवी ने कारण पूछा तो उन्हें सारी बात बता दी वाइफ को कि भाई ये है। बीवी ने गौर से सुना। मैं आपको बता दूं मन्ना दा की वाइफ इंग्लिश की प्रोफेसर रही हैं। मन्ना दा इज ए वेरी हाईली एजुकेटेड मैन। आंटी भी बहुत हाईली एजुकेटेड है, मैं दोनों को जानता हूं, मेरा सौभाग्य है कि मैं दोनों से मिल चुका हूं। तो सुलू आंटी ने मन्ना दा की बात सुनी और कहा शंकर जी ठीक ही तो कह रहे हैं, अगर आप हीरो के लिए गा रहे हैं तो जीतना तो आपको ही पड़ेगा। आप भीमसेन जी का नाम सुन के घबराइए मत, पूरे मन से रियाज कीजिए, भूल जाइए कि आपके सामने कौन गा रहा है। आप तो ये याद रखिए कि आपको सामने वाले को हराना है, बस। वाइफ ने चार्ज कर दिया मन्ना दा को। हौसला आया और जोश में आके उन्होंने फैसला किया कि अब पीछे नहीं हटूंगा, ये गाना तो जरूर गाऊंगा। और उसी दिन से उन्होंने उस्ताद अब्दुल रहमान खान साहब के पास जाकर
खास तालीम लेनी शुरू कर दी तानों की। और जब ये गीत उन्होंने पंडित भीमसेन जोशी के साथ रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्डिंग के बाद भीमसेन जी ने कहा, आप तो शास्त्रीय संगीत भी बहुत अच्छा गाते हो, अब पक्के गाने की फील्ड में आ जाओ। मन्ना दा ने उनकी बात हंसकर टाल दी, क्योंकि उनकी इस तरह से कोई इच्छा नहीं थी। उनके गाए हुए 4 गीतों में से 3 गीतों की धुन शंकर जी ने बनाई थी और एक गीत जिसकी धुन जयकिशन ने बनाई थी, जयकिशन जी ने बनाई थी, वो था भय भंजना वंदना सुन हमारी, दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी। और ये फिल्म काफी बड़ी हिट फिल्म थी। 1956 का बेस्ट हिंदी फिल्म का नेशनल अवार्ड भी इसी फिल्म को मिला था। वो कौन से संगीतकार थे जिनका सहारा भारत सरकार को लेना पड़ा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बेचने के लिए? 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 1956 की एक फिल्म, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म, न्यू दिल्ली। इसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया मोहन सैगल जी ने, गीत लिखे थे शैलेंद्र जी ने। इस फिल्म की स्टार कास्ट किशोर कुमार, वैजंती माला, नाना पलसीकर, नजीर हुसैन साहब वगैरह, एंड म्यूजिक बाय ग्रेट शंकर जयकिशन। वो पीरियड था जब शंकर जयकिशन की पूरे हिंदुस्तान में तूती बोल रही थी। एक वक्त ऐसा आया जब हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आम आदमी के हित में NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम लागू करने की योजना बनाई। इस योजना को लागू करने के लिए उन्होंने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में यह तय हुआ कि इस योजना को प्रमोट करने के लिए किसी बड़ी हस्ती का जुड़ना बहुत जरूरी है। ब्रांडिंग हो जाती है ना, आज तो सभी कर रहे हैं, उस जमाने में तो ज्यादातर लोगों ने इंदिरा जी को नाम रेकमेंड किया शंकर जयकिशन का। और तय यह हुआ कि इस योजना के प्रमोशन के लिए इन महान हस्तियों का सहारा लिया जाएगा। तो उन्हीं दिनों शंकर जयकिशन का एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होना था। कमेटी ने यह तय किया और यह खबर अखबारों की सुर्खियों में छाप दी कि जो भी शख्स NSC सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करेगा उसे शंकर जयकिशन के कॉन्सर्ट का फ्री टिकट दिया जाएगा। कमाल हो गया, भीड़ उमड़ पड़ी, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान टूट पड़े शंकर जयकिशन के कॉन्सर्ट को सुनने के लिए। और इस बहाने NSC सर्टिफिकेट बिकने लगे, जनता को शंकर जयकिशन का कॉन्सर्ट सुनने को मिल गया। उन्होंने ये बॉदर नहीं किया कि हमको सर्टिफिकेट चाहिए, वो सिर्फ शंकर जयकिशन का कॉन्सर्ट सुनना चाहते थे। लंबी लंबी कतारें लगकर उन्होंने NSC सर्टिफिकेट खरीदे। NSC सर्टिफिकेट शंकर जयकिशन की वजह से खरीदे, लेकिन NSC जो स्कीम थी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की स्कीम थी, वो सुपरहिट हो गई क्योंकि उसके पीछे जुड़े हुए थे सुपरहिट 2 म्यूजिक। और अब थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आपको 1956 की फिल्मों का लेखा जोखा। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 1956 की फिल्मों का लेखा जोखा, थोड़ी सी झलक। 1956 में चोरी चोरी, न्यू दिल्ली, फंटूश, बहार और CID के अलावा भी फिल्में आईं। अशोक कुमार और किशोर कुमार दोनों भाइयों की स्टारिंग फिल्म भाई भाई, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था निताई पालित ने। फिल्म के गीत थे मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला, मैं हूं पठान। और इसी फिल्म का एक और गीत है जो किशोर कुमार और अशोक कुमार पे पिक्चराइज्ड है। अपना है फिर भी अपना, बढ़कर गले लगा ले, अच्छा है या बुरा है अपना उसे बना ले, अपना है फिर भी अपना, बढ़कर गले लगा ले। और इस गीत को गाया मोहम्मद रफ़ी साहब ने। जी जी जी। भाई भाई के अलावा इस साल एक और फिल्म आई, वो थी BR चोपड़ा की एक ही रास्ता, स्टारिंग सुनील दत्त और मीना कुमारी। कामिनी कौशल और किशोर कुमार की एक और फिल्म आबरू। अनदर फिल्म राजनाथ, कलाकार प्रदीप कुमार और सोहराब मोदी। इस फिल्म का गीत एक बड़ा पॉपुलर हुआ था जिसे मुकेश जी ने लता जी के साथ गाया। इन फिल्मों के अलावा
काफ़ी और फिल्म रिलीज़ हुई, 90 से भी ज़्यादा फिल्में रिलीज़ हुई थी, लेकिन इन तमाम फिल्मों में से बॉक्स ऑफिस पर जिस फिल्म ने कमाल दिखाया, सबसे ज़्यादा बिजनेस किया, वो फिल्म थी CID। CID ने उस ज़माने में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। 1956, मतलब आज से 57 साल पहले। तो ये था जनरल लेखा जोखा 1956 का। देश को आज़ाद हुए थोड़ा वक्त 1947 से लेकर 9 साल ही हुए थे। अभी ताज़ा आज़ादी मिली थी, लोगों के मन में अपने घर को अपने तरह से सजाने का जोश था, और जो भी बातें थी बहुत ढकी छुपी थी। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की रवायत अभी भी थी। सांप्रदायिकता के नाम पर अभी भारत ने टूटना शुरू नहीं किया था। 1956 का लेखा जोखा फिल्मों के अलावा अपने दिल की बात मैंने आप तक पहुंचाई। अगर आप हमारे प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, स्टूडियो में आना चाहते हैं, तो हमें SMS भेजिए। हमारा नंबर है 55454। उस पर लिखिए बिग, स्पेस दीजिए, उसके बाद लिखिए सुहाना सफ़र एंड देन योर मैसेज। आपके SMS का, आपके रिस्पांस का हमेशा से इंतज़ार रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। 1956 की हमने चर्चा की, उसके बाद नए तराने, नए किस्से लेकर आऊँगा 92.7 बिग FM पर, उस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।